हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ये क्वेश्चन पेपर सेट है टेक्नीशियन ग्रेड का। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड बी का। ठीक दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पेपर सेट को। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके 80 क्वेश्चन का सेट है ये। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक दोस्तों, तीन संधारित्रों की धारिता अनुपात 1:2:3 है और उसके आर पार बोल्टता अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्र में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना होगा। वो पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर जो रेशियो है वो कितना होगा। दिया है C1:C2:C3 दिया है 1:2:3। ठीक है, एंड जो वोल्टेज का रेशियो दिया है वो दिया है 3:2:1, मतलब V1:V2:V3। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, वो होता है हाफ CV²। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से C1V1 करके C1V1 का निकाल लेंगे मान, C1V2 हाफ हाफ C2V2 का निकाल लेंगे एंड हाफ C3V3 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाफ C1V1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ C1 कितना है 1 है एंड V1 का मान कितना यहाँ पे निकलेगा 3 मान लिया, तो ये हो जाएगा 9। इसी तरह से हाफ C2 कितना है 2 एंड V2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4। हाफ C3 कितना है 3 एंड V3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों, 9/2 8/2 ठीक है, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 9:8/3। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 9:8/3। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीनों में इंटरपोल्स को प्रयुक्त किया जाता है। इंटरपोल्स इन डीसी मशीन आर यूज टू, तो डीसी मशीन में इंटरपोल्स को हम लोग यूज करते हैं किस लिए, मेनली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, जो इंटरपोल्स होते हैं वो आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे किसी भी डीसी मशीन में जो इंटरपोल होते हैं वो मेन पोल के बीच में लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो मेन पोल के बीच में लगाए जाते हैं। ठीक है, एंड जो मेन पोल के बीच में लगाए जाते हैं उनकी जो पोलरिटी होती है दोस्तों, तो इंटरपोल की पोलरिटी क्या होती है दोस्तों, जनरेटर के केस में क्या होता है कि आगे वाले पोल के समान होती है उनकी पोलरिटी। ठीक है, एंड मोटर के केस में क्या होता है कि मोटर के केस में उसके पीछे वाले पोल के समान होती है उनकी पोलरिटी। ठीक है, एंड जो इंटरपोल होते हैं उनको टेपर्ड बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, जिससे वो कोई सैचुरेशन को अवॉइड कर सकें। ठीक है, एंड इंटरपोल की वजह से जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कम हो जाता है एंड इम्प्रूव कम्यूटेशन, मतलब कम्यूटेशन को ये इम्प्रूव करते हैं जो इंटरपोल होते हैं, तो इससे कम्यूटेटर सरफेस पर स्पार्किंग रिड्यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच मोटर इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, मतलब शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों होती है क्या, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है जो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है। वो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रॉम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, मतलब फ्रॉम फैक्टर का अनुपात क्या होता है। तो फ्रॉम फैक्टर का अनुपात दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि एक ट्रिक होती है RAF रफ की MRP, इस तरह से एक ट्रिक होती है। तो इससे हम लोग क्या देखेंगे, एफ का मतलब है यहाँ पे फ्रॉम फैक्टर। ठीक है, तो फ्रॉम फैक्टर का क्या हो जाएगा, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। फ्रॉम फैक्टर बराबर हो जाता है RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो फ्रॉम फैक्टर का अनुपात रेशियो क्या होता है, RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे जो P होता है ये होता है पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर का जो रेशियो होता है वो होता है मैक्सिमम अपॉन RMS, तो पीक फैक्टर का वैल्यू होता है मैक्सिमम अपॉन RMS वैल्यू। ठीक है, ये एक ट्रिक है अच्छी जो आप कभी नहीं भूल सकते, इसलिए इसको याद रखें कि रफ की MRP, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं RAF अपॉन MRP। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या होगा। तो अधिकतम दक्षता के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉपर लॉस इक्वल टू कोर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस के हो जाएंगे या कोर लॉस के हो जाएंगे, तो जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाई, एक डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो मेनली आर्मेचर रिएक्शन दोस्तों आर्मेचर करंट के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि जो आर्मेचर करंट के कारण जो आर्मेचर फ्लक्स जनरेट होता है, तो
आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर जो प्रभाव डाला जाता है उसी के कारण आर्मेचर रिएक्शन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो आर्मेचर करंट है उसके द्वारा आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस की जाती है। एंड जो आर्मेचर रिएक्शन होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एंड एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किसी भी मशीन में या जनरेटर में, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है उसको कमजोर कर देता है, तो इस वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो वीक या कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एच डब्ल्यू जी इज यूज टू मेजर। जो एच डब्ल्यू जी होता है स्टैंडर्ड वायर गेज मतलब किसके लिए मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों किसी भी कंडक्टर के डायमीटर को मापने के लिए। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई एल सी बी इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम। परपथ को मतलब किसे सुरक्षा रखने के लिए ई एल सी बी का प्रयोग किया जाता है, तो ई एल सी बी का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका यूज हम लोग लीकेज करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीकेज करंट से हम लोग सर्किट ब्रेकर को प्रोटेक्ट करते हैं ईएलसीबी से। ठीक है, जो लीकेज करंट आती है उससे जो खतरा रहता है शॉक लगने का, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईएलसीबी को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थ्री लाइन द लाइन वोल्टेज इन थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टेज क्या होती है, तो डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में क्या होता है लाइन वोल्टेज, डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में जो लाइन वोल्टेज होती है वी एल वो वी फेज के बराबर होती है। एंड जो करंट होती है लाइन करंट वो आई एल होती है √3 आई फेज के। ठीक है, तो क्या होगा इसमें सेम एज द फेज वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज होगी वो फेज वोल्टेज के समान होगी डेल्टा कनेक्शन में। एंड जो स्टार कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो स्टार कनेक्शन में जो वी एल होती है वो √3 वी फेज के होती है, एंड जो आई एल होती है वो आई फेज के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टा प्लास मतलब टिपिकल वोल्टेज रेंज ऑफ ए सोलर सेल एज। तो सोलर सेल की जो टिपिकल वोल्टेज रेंज होती है वो होती है दोस्तों 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट होगी टिपिकल जो वोल्टेज रेंज होती है एक सोलर सेल की, वो होती है 0.5 वोल्ट। ठीक है, उसका ओपन टर्मिनल वोल्टेज 0.5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ ए फाइनाइट लेंथ कंडक्टर रिड्यूस टू हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस। अगर एक परिमित धैर्य चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लिया उसका प्रतिरोध R बराबर ρl/a है। वो क्या कह रहा है कि जो उसका व्यास है घटकर आधा हो गया। व्यास मतलब अगर व्यास उसका आधा हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। ठीक है, R/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग R बराबर लगाएंगे ρl/a का फॉर्मूला रख देंगे πr²। ठीक है, अब अगर हम लोग जब उसके व्यास को आधा कर देंगे तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ρl/पाई। जो त्रिज्या होगी अगर व्यास आधा कर देंगे तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, तो R/2 का होल स्क्वायर। तो जब R यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, ρl/पाई R²/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4। ठीक है, तो 4 जो नीचे रहेगा वो आ जाएगा ऊपर। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा, जो वो कितना आ जाएगा 4 ρl/πr²। ठीक है, तो ये जो है ये R है पहले से, तो क्या हो जाएगा 4R। तो जो नया रेजिस्टेंस निकलेगा परिमित धैर्य चालक का, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज 4 टाइम्स, तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जो R इक्विवेलेंट होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस से 4 गुना मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरसी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर ऑफ आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट मतलब मान लिया अगर एक सीरीज आरसी सर्किट है, सीरीज बना लेंगे हम लोग, सीरीज आरसी सर्किट है, तो उसमें जो पावर फैक्टर अगर हम लोग इसका जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, अगर सीरीज सर्किट है तो उसको उसमें हम करंट को रेफरेंस लेते हैं। तो मान लिया आई एंड जो रजिस्टिव होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसमें आई एंड वी एक फेज में होते हैं, तो ये हो गया वी आर। एंड जो सी है, तो सी में जो वी होता है वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है। जो वीसी होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, जो करंट होती है वो वीसी मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो जो लीड और लैग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी सर्किट में करंट पे डिपेंड करता है कि करंट वोल्टेज से लीड कर रही है या लैग कर रही है। तो अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो वहाँ पे जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, तो जो पावर फैक्टर होता है वो वहाँ पे लीडिंग आता है। ठीक है, पावर फैक्टर हम लोग लीडिंग बोलेंगे, जो कॉस थीटा होगा वो होगा लीडिंग। अगर यहीं पे इंडक्टिव सर्किट होता तो उसमें जो वोल्टेज होता है वी एल वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, एंड करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, तो वहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos φ लैगिंग। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग होता है,
एंड कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन द फॉलोइंग सर्किट अंडर स्टडी स्टेट। ये जो फिगर दिया है दोस्तों, इसमें वो बोल रहा है कि स्टडी स्टेट कंडीशन में, कि स्टडी स्टेट कंडीशन में इसमें सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस हैं ये, और ये जो लगा हुआ है ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, स्टडी स्टेट कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है वो एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। तो जब हम लोग इसका सर्किट बनाएंगे तो जो 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ये ओपन टर्मिनल हो जाएगा। जब ओपन टर्मिनल हो जाएगा तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, तो ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट से अलग हो जाएगा, इससे करंट फ्लो नहीं होगी, तो सर्किट इतने सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, टोटल क्या हो जाएगा, 4 और 3 पैरेलल में है तो 4 3 का पैरेलल निकालेंगे हम रेजिस्टेंस, तो 4 3 इंटू के साथ ये हो जाएगा 12/7। एंड इसके बाद ये दो इक्विवेलेंट निकला है, अब ये 2 ओम भी पैरेलल में रहेगा तो इसका भी 2 ओम का पैरेलल में निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो 12/7 प्लस 2 इस तरह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24/7 अपॉन 12, 7 दूनी 14, 14 12 हो जाएगा ये 26/7। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये बचेगा 12 एंड 26 कट जाएगा 13, तो 12/13 एंड 12/13 आ जाएगा। इसके बाद ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा, ये 13 × 5 = 65, 65 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 77/30। ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का 77/13। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट हो गया 77/13 एंड वी दिया है 10 वोल्ट, तो जो आई करंट जाएगी, टोटल इक्विवेलेंट करंट निकलेगी इससे, तो हो जाएगी V/R। आर कितना निकला दोस्तों, 77/13, तो 13 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130/77 एम्पियर, 130 इक्वल अपॉन 77। ठीक है, तो ऑप्शन वी इज करेक्ट हो जाएगा, 130/77 एम्पियर करंट जाएगी इस बैटरी से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज आर। एक कॉपर वायर रेजिस्टेंस जो आर है, फोर सच वायर विद द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, समान अनुचित परिच्छेद के लेकिन दुगने लंबाई के से 4 तारों को, बट ट्वाइस लेंथ एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, द नेट रेजिस्टेंस समांतर में जोड़ा गया है तो नेट प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस वायर है, कंडक्टर वायर है जो ताम्र का, उसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, एंड जो अगर उनकी लंबाई को हम लोग 4 गुना कर दें, ऐसे ही 4 तार होंगे, जो 4 टुकड़े होंगे उनकी लंबाई को 4 अगर दोगुना कर दें, अगर पैरेलल में जोड़ दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम लोग पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि 1/के R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। अब वो क्या कह रहा है कि सभी का रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो R तो हो गया, लेकिन क्या कह रहा है वो कि जो लंबाई है सबकी दुगनी कर दी, तो अगर लंबाई दुगनी कर देंगे तो प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है डायरेक्टली, तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/के क्या हो जाएगा 2R, प्रत्येक का जो तार का रेजिस्टेंस का मान है वो R है, तो ये हो जाएगा 2R + 1/2R + 1/2R + 1/2R, इसी तरह से 1/2R 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 एंड 1/2R, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 1/के R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/2R। तो यहाँ से 2 से ये जब कटेगा तो जो 1/R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2/R, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2 ओम। कितना हो जाएगा दोस्तों, R/2 ओम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 0.5 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्ड्स टू 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज द शंट रजिस्टर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू 1 एम्पियर। तो क्या कह रहा है कि धारा मापी का जो प्रतिरोध है जो दिया है वो R बराबर क्या है, जो RM है धारा मापी का, ये RM बराबर दिया है 0.5 ओम एंड तथा फुल डिफ्लेक्शन कितना है वो दिया है मीटर का, वो दिया है 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। एंड उसकी जो रेंज बढ़ानी है, तो कितने एम्पियर तक रेंज बढ़ानी है उसकी, 1 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए जो शंट रेजिस्टेंस RSH का मान होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं RM IM एंड I का मान दिया है, तो RSH का मान निकालना एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है I/IM = 1 + RM/RSH। ठीक है, तो यहाँ पे जो IM होता है वो फुल डिफ्लेक्शन होता है एंड I होता है जो जिस रेंज तक उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे I का मान कितना है दोस्तों, 1 एम्पियर एंड IM का मान कितना है 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर को हम लोग कहेंगे 10 × 10⁻³ रहेगा, तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ = 1 +
RM का मान कितना है दोस्तों, 0 पॉइंट, मीटर का जो रेजिस्टेंस है धारा मापी का वह 0.5 ओम अपॉन RSH का मान निकालना है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10 की घात 3 को काटेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, यहाँ 100 बचेगा। तो अब क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 100 इक्वल टू बचेगा 1 प्लस 0.5 अपॉन RSH। तो यहाँ से 100 से एक जब चला जाएगा तो ये बचेगा 99 बराबर 0.5 अपॉन RSH। तो जब RSH बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 99। तो दशमलव जब हटेगी तो जीरो नीचे आ जाएगी, तो RSH का मान कितना आ जाएगा, तो RSH बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 अपॉन 990 ओम। ठीक है, जो शंट रेजिस्टेंस का मान होगा वो होगा 5/990 ओम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.005 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। प्रतिरोध किस तापमान पर 2 ओम होगा। तो वो क्या पूछ रहा है कि टेम्परेचर पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पर उसका जो प्रतिरोध है वो 2 ओम होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा नॉट का मान दिया है दोस्तों, अल्फा नॉट का मान कितना दिया है, 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड T1 का मान दिया है दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड R1 का मान दिया है 1 ओम। ठीक है, एंड R2 का मान दिया है 2 ओम। एंड वो T2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला है दो होता है दोस्तों कि R2 बराबर होता है R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, जब टेम्परेचर पूछ रहा होता है तो एक फार्मूला होता है कि R2 बराबर R1 1 प्लस के अल्फा नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। R2 का मान कितना है दोस्तों, R2 का मान है 2 ओम। ठीक है, R1 का मान 1 ओम, 1 प्लस अल्फा नॉट का मान है 0.005। एंड T2 का मान पूछ रहा है, T2 का मान निकालना है। T1 का मान है दोस्तों कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 20 इस तरह से रखेंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये 2। अब 1 का अगर अंदर गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 0.005 का तो 0.005 इंटू T2। एंड ये माइनस कितना हो जाएगा, 20 में 0.005 का गुणा करेंगे तो 20×100, तो यहाँ 100 और 3 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर 2 से ये 1 जाएगा, इधर लाएंगे तो ये आएगा 1। एंड ये माइनस का 1 मतलब 0.1 है, इसको हम अगर प्लस यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 0.1 इक्वल टू ये होगा 0.005 T2। ठीक है, तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.005 T2। तो ये हो जाएगा 1.1। अब 0.005 को हम लोग यहाँ नीचे ले आएंगे, 0.005 इक्वल टू T2। तो जब इसको काटेंगे, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक बाद, सॉरी यहाँ 3 अंक बाद, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 5 को 1100 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 को 1100 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 1100 को तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 एंड 5 दूनी 10, 220। तो T2 जो टेम्परेचर निकलेगा कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध होगा वो 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 1.5 वोल्ट सेल ईच हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। A 15 ओम लोड इज कनेक्टेड टू दिस बैटरी, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस सर्किट। क्या कह रहा है कि 10 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 5 वोल्ट सेल के जो सीरीज में जुड़े हैं, तो 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका। ठीक है, एंड 3 सेल जो सीरीज में जुड़े हुए हैं 1.5 वोल्ट के। ठीक है, तो क्या होगा, जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम उनका आंतरिक प्रतिरोध है, तो जो आर इंटरनल इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, सीरीज में जुड़े हैं। एंड जो वोल्टेज हो जाएगा, तो सीरीज में जुड़े हैं तो वोल्टेज टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 सेल हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनका हो जाएगा वोल्टेज जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 4.5 वोल्ट। ठीक है, वी इक्विवेलेंट हो गया 4.5 वोल्ट एंड आर इंटरनल इक्विवेलेंट 30 ओम। अब वो क्या कह रहा है कि 15 ओम के लोड को बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। अब 15 ओम को अगर बैटरी के साथ जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा, 15 ओम का लोड है, 30 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45 ओम। टोटल इक्विवेलेंट आ गया दोस्तों 15 ओम। एंड जो वोल्टेज इक्विवेलेंट है टोटल वो है 4.5 वोल्ट। तो अब वो लोड पे करंट पूछ रहा है कि लोड पे करंट कितनी जाएगी, तो आई एल बराबर हम लोग लगा देंगे, वी इक्विवेलेंट कितना है 4.5 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना निकला हम लोगों का 45। तो इससे जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये 0.1 बार कट जाएगा। तो जो आई एल निकलेगी लोड पे करंट वो निकलेगी 0.1 एम्पियर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ए 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 2 वोल्ट सेल। 10 ओम एंड 15 ओम के जो रजिस्टर हैं वो 2 वोल्ट के सेल से सीरीज में कनेक्टेड हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर इज मेजर्ड 2 वोल्ट। अगर 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट अगर वोल्टेज मेजर किया गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल केसेस, इनमें से कौन सा जो कारण है वो संभव है। तो जब 2 वोल्ट की बैटरी सोर्स से जुड़े हुए हैं और 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर 2 वोल्ट बैटरी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माप लिया गया है, तो जनरली जो 15 ओम का रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0। तो वोल्टेज ड्रॉप 0 कब होगा 15 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जब वो 15 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसमें होगा दोस्तों कि जो 15 ओम का रजिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, तभी जो 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए कांस्टेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर चार्जेस ए 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर फॉर 2 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। कि 2 सेकेंड के लिए अगर 2 मिली एम्पियर की अपवर्तित धारा 20 माइक्रोफैरड संधारित्र को आवेशित करती है, तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो टी बराबर दिया है दोस्तों 2 सेकेंड एंड आई बराबर जो है 2 मिली एम्पियर है, तो 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा एम्पियर। एंड सी जो दिया है वो दिया है 20 माइक्रो फेरेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसमें देखिए वोल्टेज के लिए पूछ रहा है, तो वोल्टेज पहले निकाल लें। तो जो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्यू बराबर क्या होता है आई टी, पहले क्यू निकाल लें। तो क्यू बराबर आई कितना है दोस्तों 2 इंटू 10⁻³ इंटू टी है 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ कूलाम। क्यू का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ एंड सी का मान कितना है, एंड सी का मान दिया 20 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे दोस्तों क्या होता है क्यू बराबर होता है सी वी, तो वी बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी। ठीक है, तो क्यू का मान कितना निकला दोस्तों 4 इंटू 10⁻³ एंड ये सी का मान है 20 माइक्रोफेरेड को 10⁻6 से। ठीक है, तो 10⁻6 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, और जब इसको काटेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये 10⁻6 प्लस का और माइनस के 3 है, तो ये बचेगा 10⁻3। तो 10⁻3 को लिख सकते हैं हम लोग 1000/5। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, जो वी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 200 वोल्ट। तो इसमें क्या है, तो जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो जब चार्ज होता है तो जो वोल्टेज होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो होगा इंक्रीज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 0 वोल्ट टू 200 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए हॉट वायर अमीटर। हॉट वायर अमीटर के लिए कौन सा सही है। तो हॉट वायर अमीटर जो होता है वो थर्मल इफेक्ट फॉर मेजरमेंट, वो मापन के लिए तापीय प्रवाह का उपयोग करता है। एंड डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, एंड जो उसका डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टी डी होता है। एंड मेजर आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट, एंड वो जो आर एम एस वैल्यू होती है करंट की उसको मेजर करता है। तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारा करंट ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड फॉर, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई अल्टरनेटिंग करंट, जो सीटी होता है उसका यूज हम लोग हाई अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। जो सीटी होता है जनरली एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जो हाई रेंज की अल्टरनेटिंग करंट को लो रेंज की अल्टरनेटिंग करंट में मेजर करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, एंड इसको जो हम लोग किसी भी लाइन में सीरीज में जोड़ के इसको करंट का मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वीप ऑफ सीलिंग फैन रिफर्स टू, छत के पंखे के प्रसर का संबंध है किससे होता है। तो स्वीप ऑफ सीलिंग फैन, जो स्वीप ऑफ सीलिंग फैन होती है दोस्तों उसका जो संबंध होता है वो होता है लेंथ ऑफ ब्लेड से। ठीक है, कि ब्लेड की लंबाई कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द परमिसिबल फ्रिक्वेंसी वेरिएशन अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमत आवृत्ति विचरण है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका वेरिएशन कितना है परमिसिबल, तो ये होता है दोस्तों +-3% तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 12 पोल सिंक्रोनस मोटर व्हेन द सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड पूछ रहा है, तो एन एस बराबर होता है 120, एफ का मान कितना है दोस्तों 50 हर्ट्ज एंड 12 पोल, पी बराबर 12। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों कितना 500 आरपीएम। ठीक है, जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो आ जाएगी 500 आरपीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क ऑन एन एनर्जी मीटर टू। ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र क्यों किए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम डिस्क में दोस्तों 2 छिद्र किए जाते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं दोस्तों प्रिवेंट क्रीपिंग, क्रीपिंग को रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो क्रीपिंग क्या होता है कि अंडरलोड कंडीशन में जो डिस्क होती है वो थोड़ा थोड़ा सा घूमती रहती है हल्का हल्का, तो उसको रोकने के लिए हम लोग डिस्क के अपोजिट मतलब डिस्क में 2 होल कर देते हैं अपोजिट साइड में। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जब मटेरियल नहीं होता है तो उसके बीच में ईडी करंट फ्लो नहीं होती है, ईडी करंट फ्लो नहीं होती तो उससे वहाँ पे कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होता। इससे जब वो या जिससे वो शंट मैग्नेट के अपोजिट में जब आ जाती है तो शंट मैग्नेट उसको रोटेट होने से रोक लेती है, ठीक है, लॉक कर देती है। इस वजह से जो डिस्क होती है वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स व्हाट इज द अलाउेबल वोल्टेज वेरिएशन इन लो और मीडियम वोल्टेज सप्लाई। भारतीय विद्युत मानक के अनुसार निम्न या मध्यम वोल्टता में अनुवंदनीय वोल्टता विचरण कितना है, मतलब कितना वेरिएशन हो सकता है वोल्टेज में? तो ये हो सकता है दोस्तों +-10% तक, ठीक है, +-10%, ठीक। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ला द बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है? तो ये होता है दोस्तों लेंज ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे, मतलब N1 दिया है दोस्तों 2000 टर्न, ठीक है, एंड N2 दिया है 200 टर्न। तो प्राथमिक पक्ष पर परिचालन वोल्टता मतलब V1 दिया है 100 वोल्ट। एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है, तो द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। द्वितीयक धारा निकालनी है तो आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर तो हम लोग लगा देंगे क्या होता है आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन, N2/N1 बराबर V2/V1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग N2 कितना है दोस्तों, N2 है 200 फेरे एंड N1 है 2000 इक्वल टू V2 कितना है, V2 निकालना है, एंड V1 कितना है दोस्तों 100 वोल्ट। तो यहाँ से जब 200 से हम लोग 2000 काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 10 बार, एंड 10 से 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, तो V2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 10 वोल्ट, ठीक है। V2 बराबर 10 वोल्ट एंड R2 जो दिया है सेकेंडरी के साथ 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो जो इसमें सेकेंडरी करंट कितनी हो जाएगी, I2 बराबर क्या होगा V2/R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10/5, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2 एम्पियर। तो जो I2 आएगी वो आ जाएगी 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इम्पीडेंस रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू। जो इम्पीडेंस रेशियो होता है ट्रांसफार्मर में Z1/Z2 या Z2/Z1 वो किसके इक्वल होता है, तो होता है दोस्तों स्क्वायर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। ये प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी अलग अलग होता है। तो जो प्राइमरी में होता है दोस्तों सेकेंडरी से प्राइमरी में, सेकेंडरी टू प्राइमरी जब वैल्यू को रेफर करते हैं तो ये होता है क्या, ये होता है दोस्तों जो जेड इक्वलेंट निकलेगा ZL जेड डैश या ZL या Z1 जो भी Z2 Z1 कुछ भी कहेंगे तो हो जाएगा ZL/K², ठीक है। इसी तरह जब हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में रेफर करते हैं इम्पिडेंस को तो वो निकलता है ZL डैश इक्वल टू K² Z2, ठीक है, या ZL या Z1 इस तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द डिवाइस इज ए सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। तो इनमें से कौन सी जो युक्ति है वो सिंगल फेज एक्साइटेड चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली है, तो वो होती है दोस्तों रिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग विल हैव पैरेलल पाथ्स। एक जो ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है उसमें पैरेलल पाथ कितने होंगे, तो वेव वाइंडिंग में सबसे पहले दोस्तों वेव में जो पैरेलल पाथ होते हैं A=2 होता है, एंड ट्रिप्लेक्स बोल रहा है तो कितना हो जाएगा वेव जो पैरेलल पाथ हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 2, तो कितना हो जाएगा 6, पैरेलल पाथ की संख्या हो जाएगी 6, ठीक है। ट्रिप्लेक्स है, अगर टूप्लेक्स होता तो हो जाता 2 × 2 = 4, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज। तो क्या कहते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो डीसी जनरेटर की जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दोस्तों उसको हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, या नो लोड मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, या सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंड इस पार्ट का लास्ट, स्कॉट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज आल्सो नोन एज। जो स्कॉट कनेक्शन होता है, स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर, उसको और क्या जानते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग जानते हैं वीवी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर होते हैं उनका यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो उनका यूज किया जाता है
3 फेज टू 2 फेज सप्लाई में कन्वर्जन के लिए, ठीक है। एंड जो स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें दोस्तों एक मेन ट्रांसफार्मर होता है, एक टीजर और एक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पार्ट 1 पेपर सॉल्यूशन का, ठीक है दोस्तों। तो जिसे भी वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ठीक दोस्तों। और बहुत ही जल्द फिर हम इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, ठीक है।